हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 यूपी बोर्ड अंग्रेजी का मॉडल पेपर देखते हैं। इसमें जो समय दिया गया है पेपर के लिए वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। अर्थात पेपर आपका 2 बजे शुरू होता है और 5:15 पर ले लिया जाता है, जिसमें 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय दिया गया है क्वेश्चन पेपर को अध्ययन करने के लिए। अर्थात आप जैसे ही पेपर पाते हैं कुछ समय के लिए आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, अध्ययन करें, इसके बाद आप उसको करना शुरू करें, जिसके फुल मार्क्स मैक्सिमम मार्क जो 100 है। अब इसमें सेक्शन में बांटा गया है। तो जो सेक्शन ए है वो है रीडिंग। रीडिंग में क्या करना है, यहाँ पर कुछ पैसेज दिया रहेगा, इसे आप सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और इस पे आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे, इनके उत्तर देंगे। जैसे साइंस टीचिंग एंड लर्निंग, विज्ञान की टीचिंग और लर्निंग के बारे में यहाँ पर एक पैरा दिया गया है। इस पे आधारित कुछ प्रश्न होंगे जो कि करने हैं। अब इन प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप प्रश्नों को पढ़िए, इन प्रश्नों से मिलता जुलता आंसर ढूंढिए इन पैराग्राफ में और इसको लिख दीजिए। एग्जैक्टली अगर आप बना के लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हैं कोई बात नहीं है। आइए हम देखते हैं, व्हाट हैज़ बीन द मेजर कंट्रीब्यूशन। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट हैज़ बीन द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर mentioned in the first paragraph to the teaching of science। ये कहा जा रहा है, पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि द पायोनियर्स ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस इमेजिन्ड दैट, अर्थात जो विज्ञान शिक्षण के जो पूर्वज थे, अर्थात पायोनियर्स से जो शुरू करने वाले थे, उन्होंने कल्पना किया था कि इट्स इंट्रोडक्शन इनटू एजुकेशन, यदि शिक्षा में विज्ञान को शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा, वुड रिमूव द कन्वेंशियलिटी आर्टिफिशियलिटी एंड बैकवर्ड्स लुकिनेस विच वेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिकल स्टडीज़। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो क्लासिकल स्टडी थी उसकी बहुत सारी कमियां थी, वो बहुत डल थी। उसको दूर करने के लिए, जो आर्टिफिशियलिटी इसके अंदर थी उसको दूर करने के लिए, या फिर इसमें जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए क्या किया गया, विज्ञान को लाया गया ताकि वो इनको दूर कर सके, रिमूव कर सके। इसके बाद कहा जा रहा है बट दे वेयर ग्रेवली डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो लोग क्या थे, डिसअपॉइंटेड थे, अर्थात अपने कार्यों में सफलता नहीं मिली, इसलिए वो क्या थे, निराश थे। सो टू इन देयर टाइम हैड द ह्यूमनिस्ट थॉट दैट द स्टडी ऑफ द क्लासिकल ऑथर्स इन द ओरिजिनल वुड बैनिश एट वंस द डल पेडेंट्री एंड सुपरस्टिशन ऑफ मेडिवल स्कूलिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जो मध्य बीच में जो समय था उसमें कुछ चेंजिंग आई थी, और जो स्कूल मास्टर थे, प्रोफेशनल स्कूल मास्टर थे, उन्होंने क्या किया, उनका क्या योगदान रहा है टीचिंग ऑफ साइंस में, ये खोजना हमें। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, ध्यान समझिएगा आप लोग। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर, जो प्रोफेशनल स्कूल मास्टर है उनका जो मुख्य योगदान क्या रहा है टू द टीचिंग ऑफ साइंस। तो आपको बता दें, यहाँ पर एक लास्ट लाइन लिखी गई है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। द प्रोफेशनल, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं, दी प्रोफेशनल, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दी प्रोफेशनल स्कूल मास्टर वाज ए मैच फॉर बोथ ऑफ देम। अर्थात जो आज की मॉडर्न एजुकेशन है और जो पहले की क्लासिकल एजुकेशन है, दोनों को वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से कंबाइंड कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजिंग ला रहे हैं। एंड हैज ऑलमोस्ट मैनेज्ड, उन्होंने क्या किया, हैज ऑलमोस्ट मैनेज्ड टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस एज डल। अर्थात जो केमिकल रिएक्शन है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर टू द टीचिंग ऑफ साइंस क्या थी, इज मैनेजमेंट ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोच बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अर्थात जो शिक्षा थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट आधारित कर दिया। टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है इसको अच्छे से समझने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट बेस्ड कर दिया, ताकि आसानी से वो चीज़ समझ में आ सके। ये रही है कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर। समझ गए होंगे आप लोग कि प्रोफेशनल स्कूल मास्टर का कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा है टीचिंग ऑफ साइंस में। तो ये रहा है कि इन्होंने क्या किया, क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच को क्या कर दिया, मैनेज कर दिया, और एक ऐसी शिक्षा डेवलप की जिससे
करके सीखना, विज्ञान के जो नियम है उसमें चेंज आ गई और एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो गया, ताकि केमिकल रिएक्शन को बहुत ही आसानी से समझा जा सके। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ लर्निंग टू द मेथड ऑफ साइंस। विज्ञान सीखने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सबसे बेस्ट मेथड है, अगर आप पैरा पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, पैरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा। यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आइए, अब देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, भी मैं दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी, आपको क्या करना है थोड़ा सा इसमें देखना है। आप यहाँ देखिए, द ओनली वे ऑफ लर्निंग द मेथड ऑफ साइंस इज द लॉन्ग एंड बेटर वे ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ आप देख रहे हैं, अर्थात कोई चीज़ विज्ञान का अगर हम पढ़ रहे हैं तो बेस्ट मेथड क्या है कि उसे हम क्या करें, समझिए बात को, लॉन्ग एंड बेटर वे ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, अर्थात हम लंबे समय तक, ठीक है ना, कठिन मेहनत करके हम जिस चीज़ को सीख रहे हैं, हमने कहा भी जाता है लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखना, तो वो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है विज्ञान शिक्षण में, कि लर्निंग बाय डूइंग। तो आप इसे भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, द ओनली वे ऑफ लर्निंग टू द मेथड ऑफ साइंस इज द लॉन्ग एंड बेटर वे ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, अर्थात खुद के अनुभव के द्वारा सीखना। विज्ञान क्या कहता है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और आपका अनुभव कहाँ से आता है, एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, कोई कार्य करने से। जब आप कोई कार्य को करते हैं बार बार तो उसका एक अनुभव हो जाता है, फिर वो शिक्षण बहुत ही ईजी हो जाता है, आसानी से आप सीख भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं फटाफट। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम ए पैसेज। इस पैसेज हमें क्या निष्कर्ष निकला, तो इसे आप नहीं जानते तो जान लीजिएगा। इसमें जो कंक्लूजन निकला है वो ये निकला है कि पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस। जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या है, सबसे अच्छा मेथड है कोई भी चीज़ सीखने का, विज्ञान सीखने का। ए मैन कैन लर्न साइंस या एनी थिंग्स इंटरैक्टिंग विथ थिंग्स अराउंड हिम। उसके अगल बगल जो भी चीज़ें उनसे इंटरैक्ट करें, उनके आप करीब जाइए, उसको करके देखिए। जब आप उनसे इंटरैक्ट करेंगे तो उस चीज़ को आप सीख जाएंगे। एंड टेक इंटरेस्ट इन साइंटिफिक हॉबीज़। कुछ अपने अंदर कुछ इस तरह की हॉबीज़, शौक पैदा करिए जो कि एक तरह से साइंटिफिक हो, और वो कहाँ हो, एक जो लिमिटेड बाउंड्री हमारी विद्यालय की उससे बाहर हो, अर्थात आउट ऑफ द स्कूल हो। तो अगर आप चाहें तो यहाँ इसे खोज सकते हैं, यहाँ भी मिल जाएगा आपको, हमने भी बता दिया। अगर आप ढूंढना चाहें तो यहाँ देखिए मिलेगी, जो लिमिटेड बाउंड्री है उससे बाहर जाने की बात कही जा रही है। तो आपको यहाँ पैरा नंबर 2 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है कि एन इंटरेस्ट इन द वायरलेस, अर्थात फ्री या साइंटिफिक हॉबीज आउट ऑफ द स्कूल, अर्थात यदि आप पढ़ाई जो भी शिक्षा ले रहे हैं फ्री ले रहे हैं, बिल्कुल नेचर में ले रहे हैं और उनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अर्ली सीख सकते हैं। यह एक अनुभव आता है, विज्ञान का एक अनुभव है कि आप किसी को खुद करके देखिए, करके देखेंगे तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फिर एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए जैसे परमानेंट नॉलेज का काम करता है, हमेशा के लिए वो रहता है एक्सपीरियंस। इसलिए कोई कार्य कर रही है तो लर्निंग बाय डूइंग हम करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर देरा इफ द ऑथर्स वेयर सी हाउ साइंस एजुकेशन हैज चेंज्ड फ्रॉम व्हेन ही रोट दिस पैसेज। जो लेखक वो सोच रहा है कि जब उसने इस पैसेज को लिखा लगभग 70 वर्ष पहले, तब से अब में विज्ञान ने क्या क्या चेंज कर दिया, और वो किस तरह के प्रश्नों का उत्तर के लिए इंटरेस्टेड है, किस तरह का प्रश्नों का वो उत्तर चाहता है, ये पूछा जा रहा है। तो अब इसे इसमें से ढूंढ करके लिखेंगे कि जो पहले की जो क्लासिकल एजुकेशन थी, अब जो मॉडर्न एजुकेशन आ गई है वो एक्चुअल बेस्ड है, वास्तविकता से आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग है। तो इस तरह के आंसर वो ढूंढ रहा है कि कैसे इनका आंसर दिया जाए, ठीक है, किस तरह के प्रश्न उसके दिमाग में बन रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। द वर्ड इन द पैरा फर्स्ट इज द सिनोनिम्स ऑफ स्टार्टर। हमने पहले ही बता दिया कि जो स्टार्टर है
स्टार्टर में होता है पायोनियर्स। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही शुरू में दिया हुआ है पायोनियर्स, ये वर्ड आपका हो जाएगा इसका स्टार्टर का पायोनियर्स, बिल्कुल साइनोनिम्स है। अब आगे द वर्ड इम्पेराटिव द एंटोनिम्स ऑफ लायबल। लायबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार, सॉरी लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार या उत्तरदायी, तो इसका हो जाएगा इररिस्पॉन्सिबल। तो आप इस पैरा में देख लीजिएगा, अगर हम बात करें विच वर्ड इन पैरा, एक्चुअली मैं बी की बात कर रहा था, बी जो है ना इसको मैं स्किप नहीं करना चाहता हूँ। द वर्ड, इसमें एक शब्द है जो लायबल का क्या है एंटोनिम्स है, लेकिन वास्तविकता में कहा जाए तो ये जो वर्ड है पैरा 2 में इस तरह के कोई वर्ड नहीं मिल रहा जो इसका अपोजिट है लायबल का, गैर जिम्मेदार। तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले जो इजी क्वेश्चन हम उनको कर लेते हैं। आइए, द वर्ड विच वर्ड इन पैरा 4 मीन्स द सेम एज प्रिटेंशंस, इसका मतलब क्या हुआ? प्रिटेंशंस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई काम हम कर रहे हैं, बहुत दिखावा कर रहे हैं, अर्थात एक तरह से आडंबर कह लीजिए। तो आडंबर का जो होता है, अगर हम एंटोनिम्स साइनोनिम्स की बात करें तो वो होती है क्विकरीज, अर्थात क्विकरीज का मतलब मिथ्या। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्विकरीज यहाँ पर दिया हुआ है, आराम से आप देख लीजिए यहाँ पे। आइए क्विकरीज देखिए कहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे है, जस्ट वेट। चलिए आ गए हम लोग। चलिए ये देखिए पैरा 4 में देखिए लिखा हुआ है क्वेरीज, देख रहे हैं आप लोग। ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपका होता है प्रिटेंशंस का एक तरह से साइनोनिम्स होता है, जिसका मतलब होता है मिथ्या। आइए हम नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ग्रामर वाला पोर्शन, क्योंकि किस तरह के प्रश्न ग्रामर में पूछ रहे हैं। अर्थात अगर आप इन तरह के प्रश्नों को करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप 15 नंबर पा सकते हैं आप सेक्शन ए से। जबकि हम बात करें सेक्शन बी की, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 20 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं। अर्थात बहुत कम समय में 1-2 क्वेश्चन करके आप 20 नंबर अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन हैं सेक्शन बी में और 10-10 अंक के हैं। जैसे राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। एक आर्टिकल लिखना है, बहुत ही छोटा आर्टिकल, आप 100 से 150 शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, शब्द की काउंटिंग नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी आप नियर अबाउट 100 या 90 या फिर 110 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप अच्छा जानते हैं तो 150 वर्ड भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात आपको क्या करना है, जैसे फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो भारतीय पर्व हैं, भारत के बहुत सारे पर्व हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दशहरा लिख सकते हैं, होली लिख सकते हैं, दिवाली लिख सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से आप 1 पेज लिखेंगे हो जाएगा। 1 पेज लिखने की आवश्यकता है, या 1.5 पेज लिखेंगे तो बड़े अच्छे से नंबर मिल जाते हैं। अब दूसरा पूछ रहा है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। अब द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे अर्थात आज के समय में जो स्तर है, शिक्षा का जो स्तर, वो क्या है, आप इसे अपने से बना कर लिख सकते हैं। फिर देखिए रोल ऑफ स्टूडेंट्स इरेडिकेशन इलिटरेसी, मतलब जो विद्यार्थियों का क्या रोल है अशिक्षा को दूर करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझ सकते हैं कि जो अशिक्षा है उसे दूर करने के लिए विद्यार्थियों का क्या रोल है। बहुत सारे मुहिम चलाई जा रही है शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए, ताकि शिक्षा पूरा हर नागरिक शिक्षित हो और इलिटरेसी को दूर किया जा सके, शिक्षा को दूर किया जा सकते। तो इसमें आपका रूल्स क्या है ये भी आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से बना करके। आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताते हैं जो कि परीक्षा में एकदम बिल्कुल आने वाला है, आप ये समझ लीजिए। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द इल इफेक्ट ऑफ इंडोर्स गेम। ऐसी गेम्स जो आप घर में खेलते हो, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं आप लोग, लूडो खेलते हैं, तो इनका बुरा असर क्या पड़ता है आपके ऊपर कि आपके जो फिजिकल हेल्थ है इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। आजकल तो बच्चे ज़्यादातर इंडोर गेम्स, आप मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं,
तो इससे आपके जो न्यूरॉन्स हैं या फिर बहुत सारे शरीर में इल इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एडिटर को एक लेटर लिखना है ताकि वो इसे अपने न्यूज़पेपर में इसे प्रकाशित करें, ताकि लोगों को लगे कि इसकी क्या बुराइयां हैं, ताकि लोगों को ये समझ विकसित हो सके। तो इंडोर गेम समझ गए आप लोग, अर्थात जो बिना ग्राउंड के हम अपने घर में खेल लेते हैं गेम, उसको इंडोर गेम्स कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है, लेटर है, राइट ए लेटर टू द एसपी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगर आपके आसपास कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है या क्रिमिनल एलिमेंट है, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं आपके एरिया में, या फिर कॉलेज जाते हुए गर्ल्स हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, छेड़ते हैं, या फिर गांव में जैसे कहीं इकट्ठा होकर के कुछ अभद्र गाने गाते हैं, इस तरह का बिहेव करते हैं, तो उनके खिलाफ आपको क्या करना है, एसपी, यहाँ हो सकता है एसपी के बदले डीएम भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एसपी दिया हुआ है, तो आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। ये सारी चीज़ें हमने यूट्यूब पे करा रखी है, यदि आप चाहें तो वहाँ से बहुत ही सरल भाषा में देख सकते हैं, और आपके 10 नंबर बिल्कुल ही पक्के हैं, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन, इसको हम देख लेते हैं कि ग्रामर पोर्शन क्या है। आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 25 मार्क है जिसके ग्रामर अच्छे होंगे, और ये जो सेक्शन बी और सी, जिसके सेक्शन बी और सी अच्छे होंगे वही आज ज़्यादा नंबर पाएंगे, क्योंकि अगर ग्रामर में गलती होती है तो नंबर बहुत कम मिलते हैं। सबसे अधिक नंबर जो आपको मिलते हैं वो लिटरेचर से मिलते हैं, क्योंकि अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें नंबर कटते नहीं हैं, लेकिन अगर जिसके ग्रामर गलत हो जाते हैं तो उनके नंबर कट जाते हैं। अर्थात यहाँ से जो है सेक्शन सी से सबसे अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है 25 मार्क्स का है ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ध्यान समझिएगा, ये जो दिया जा रहा है क्वेश्चन 4 है, वो 10 × 2 अर्थात 20 मार्क्स का है ये, अर्थात 1 2 इस तरह के हैं, और एक जो है वो 2 नंबर का है, एक जो है वो 2 नंबर का है। अब यहाँ पर दिया हुआ द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ। अब सोचिए, वन सेल्फ मतलब किसी को, तो यहाँ का द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, अर्थात खुद को मारना इरादे के साथ, तो वो हो जाता है आपका सुसाइड हो जाता है, ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। टू पिक होल्स फ्रेज मीन्स, इसका क्या अर्थ होता है, टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, झगड़ा करने का कोई कारण ढूंढना, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आइए हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइनोनिम्स ऑफ कैंसिल, वास्तव में जो कैंसिल होता है इसका पूछा जा रहा है, कई बार पूछा भी गया है ये कैंसिल का साइनोनिम्स। तो हम आपको बता दें कि इसका जो साइनोनिम्स होता है वो होता है एबोलिश, अर्थात उन्मूलन करना, अवॉइड करना, अबंडन करना, आप कुछ भी देख सकते हैं इसका। तो इसका जो होता है साइनोनिम्स वो आप जान लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो एबोलिश हो सकता है, यहाँ पर दे रखा हुआ है ऑलरेडी एबोलिश, ठीक है साइनोनिम्स। अगर इसके अतिरिक्त कुछ और दे दे तो आप जान लीजिएगा अवॉइड भी हो सकता है, या एबंडन भी आप लिख सकते हैं, ABANDON, अर्थात ये होते हैं इसके साइनोनिम्स। अब हम बात करें, अगर हम कैंसिल उठाए हुए हैं तो इसका हम देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या होता है। तो इसके एंटोनिम्स अगर आप नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा, इसका एंटोनिम्स होगा अप्रूव, कंटिन्यू, क्रिएट, कीप, बिगिन, बिल्ड, परमिट इत्यादि, ये सारे होते हैं इसके एंटोनिम्स। आइए, अर्थात कैंसिल का हम कह देंगे परमिट, या क्रिएट या कंटिन्यू, किसी चीज़ को निरस्त ना करना। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट, उसने मुझे मना किया यह करने के लिए। एक्चुअली में होता है क्या है, यदि आप सिंटेक्स पढ़े होंगे
तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रिवेंटेड मी है इसको हम क्या कर देते हैं कि जो टू लिखा हुआ है इन्फिनेटिव इसको हम हटा देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, टू को हटा देंगे, ठीक है। टू को हटाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टू है उसको हम हटा देंगे। टू को हटाने के बाद हम करते क्या यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम, और फ्रॉम लिखने के बाद आप जिरेंड का प्रयोग करते हैं, ये भी आप जानते होंगे। तो डू में हम क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग हो जाएगा, अर्थात ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अर्थात ये कह रहा है क्या कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, तो इसमें गलत क्या है। तो मैंने भी बताया कि जो डू है ही तो गलत नहीं है, प्रिवेंटेड भी गलत नहीं, इट भी गलत नहीं है, जो डू है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। तो हमारा जो फॉल्स है इसमें जो दिया हुआ है कि किस सेंटेंस में एरर है, तो वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अर्थात जो डू है वो क्या हो जाएगा, डूइंग। इसका पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, अर्थात डू हमारा क्या था, वो एरर है ऐसा। तो विकल्प के हिसाब से हमारा डू क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ टिमिड, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टिमिड माने होता है डरपोक या कवर्ड, तो इसका अगर हम एंटोनिम्स लिखें, विलोम लिखें तो क्या हो जाएगा, बहादुर। टिमिड का क्या हो जाएगा, ब्रेव, बहादुर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। कहा जा रहा है कि इन दो शब्दों में से, ये सारे के सारे दो दो नंबर के हैं, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप दो नंबर कैसे प्राप्त करना है, ऑफ नरेशन करके या जो भी करके देखना चाहते हैं। सिंटेक्स पढ़ लीजिए, नरेशन पढ़ लीजिए, सिंथेसिस, अभी हम सब बताते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा सिंथेसिस का, ट्रांसफॉर्मेशन का हमने ऑलरेडी डाल रखा हुआ है। चेंज एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, यू सेड टू राधा आई एम स्टडिंग। अब जरा सोचिए इसको कैसे बनाएंगे। यू सेड टू राधा है, वाक्य हमारा आई एम स्टडिंग है, बिल्कुल अफर्मेटिव है, कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, कोई इंपेरेटिव नहीं है। तो हम कैसे बनाएंगे, जो हमारा सेड टू होता है वो किस में बदल जाता है, टोल्ड में। तो हो जाएगा यू टोल्ड राधा, यू टोल्ड राधा। आप यहाँ पर कर लीजिएगा, यू टोल्ड राधा। अब हम क्या करेंगे, कंजक्शन जो लगाएंगे हम दैट लगा देंगे। दैट लगाने के बाद हम करते क्या हैं, जो आई है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आप पढ़े हैं कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात यहाँ पर जो आई है वो अब क्या हो जाएगा, यू। और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में हो जाती है, पास्ट में हो जाती है। तो यू के साथ क्या लग जाएगा, वेयर स्टडिंग। अर्थात यू टोल्ड राधा दैट यू, ध्यान समझिएगा, यू वेयर स्टडिंग। इस तरह से आप बना लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। द लाइब्रेरियन टोल्ड मी दैट आई कुड कीप दिस बुक विथ मी। लाइब्रेरियन ने मुझसे कहा कि मुझे इस बुक को अपने साथ रखना चाहिए। अब देखिए यह कुड का प्रयोग है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी जो है सेंटेंस हमारा, ध्यान समझिएगा, वो हमारा इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। यहाँ दैट लगा हुआ है, टोल्ड लगा हुआ है, अर्थात इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये गलत मिसप्रिंट हो चुका है। क्योंकि यहाँ साफ से लिखा हुआ क्वेश्चन में, चेंज एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है, हमने क्या कर दिया, ए वाले को चेंज कर दिया, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट में हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। अर्थात जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, चेंज करना है। देखिए 20 नंबर आपके पूरे ग्रामर में मिल रहे हैं मात्र आसानी से। तो देखिए अब कह रहा है कि ब्रैकेट में जो लिखा हुआ, जैसे ब्रैकेट में लिखा है पीपुल बिगिन टू रिसाइकिल, दिस जनरेट मच लेस स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यदि आप सिंथेसिस पढ़े होंगे
तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो करा पीपल बिगिन्स टू रिसाइकिल, लोगों ने क्या कर दिया, रिसाइकिल करना शुरू कर दिया, बिगिन दिया हुआ है, अर्थात लोग रिसाइकिल करना शुरू करते हैं। बात को समझिएगा। दे जनरेट मच लेस स्ट्रेस, तो वो क्या करते हैं, जो कचरा है वो बहुत कम जनरेट होता है, अर्थात जिन चीज़ों को हम यूज कर रहे हैं बार बार रिसाइकिल कर रहे हैं, तो उसमें वैसे भी उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट कम निकलेगा क्योंकि रिसाइकिल हो जा रहा है, अर्थात लेस स्ट्रेस निकलेगा। अब हमें करना क्या है, इसको चेंज करना है कम्प्लेक्स में। अब हम कम्प्लेक्स में चेंज करेंगे कैसे, देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे व्हेन पीपल बिगिन टू रिसाइकिल, जब लोग क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल करना शुरू कर देते हैं, अर्थात रिसाइकिल करते हैं तो वो क्या करेंगे, कम ट्रेस निकालेंगे। तो इसको हम बनाएंगे व्हेन पीपल बिगिन टू रिसाइकिल दे जनरेट मच लेस स्ट्रेस। आप इसे कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट होम। बहुत ही आसान है, इसे हमें करना है सिंपल सेंटेंस में। आप सोचिए सिंपल सेंटेंस में इसको हम कैसे जोड़ेंगे। सिंपल सेंटेंस में जोड़ने के लिए कहा जा रहा है ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड होम, उसने अपना कार्य पूरा किया और घर गया। अब ध्यान समझिएगा, इसमें क्या हो रहा है, एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, लेकिन क्या दोनों कामों में अंतर दिख रहा है आप लोगों को, साफ साफ अंतर दिख रहा है कि एक काम पूरा हो गया तब जाके दूसरा कार्य हो रहा है, मतलब फिनिश्ड कर दिया उसने अपने कार्य को और घर गया। जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य शुरू हो तो वहाँ पर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको बनाने का जो हमारा तरीका है वो है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैविंग। इसको हम बनाते हैं हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो हम लिख देंगे हैविंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ध्यान से समझिएगा, फिनिश्ड। ऑलरेडी यहाँ थर्ड फॉर्म दिया भी है, यहाँ सेकेंड फॉर्म दिया है, लेकिन हम इसे थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अब हम एंड के हैविंग, देखिए हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। अब यहाँ पर हम जो एंड को हटाए थे वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ही। चूंकि दोनों का कर्ता एक है, आपको हम बता दें कि जब दोनों का कर्ता सेम हो तो वहाँ पर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस दिया गया हो लेकिन दोनों का सब्जेक्ट जो अलग अलग हो तो वहाँ पर होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यहाँ पर इसका बनेगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, ऐसे बना लीजिएगा। लिख दे, हम यहाँ पे लिख देते हैं हैविंग फिनिश्ड his work he went home। आप समझ गए होंगे कैसे बनाया जा रहा है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। बहुत ही आसान है ये भी, अगर आप नहीं देखें तो हमारी वीडियो देख लीजिएगा, ये शायद सेम एग्जाम्पल आपको मिल जाए। आइए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये कहा जा रहा है कि इनमें से ए और बी दिया गया है, इनमें से कोई एक आपको करना है चेंज। किसमें चेंज करना है, ध्यान समझिएगा, ब्रैकेट में जो दिया गया है। तो पहला दिया है मिस्टर वर्मा इज़ द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी, मतलब कंपनी में मिस्टर वर्मा सबसे बुद्धिमान आदमी है। हमें क्या करना है, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव में दिया गया है क्योंकि यहाँ पर वाइजेस्ट लगा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं वाइजेस्ट है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री, हमें बदलना है इसको पॉजिटिव में। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। यदि आप पढ़े होंगे तो नो अदर या नो एनी का प्रयोग हम बताए थे, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, नो अदर मैन इन द कंपनी इज एज वाइज एज मिस्टर वर्मा। आपने क्या देखा, इसको कैसे हमने बनाया, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नो अदर। ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, नो अदर। आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, नो अदर मैन इन द कंपनी इज एज वाइज एज मिस्टर वर्मा।
आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इवन ए लार्ज एंट में किल ए बिग एलिफेंट। सोचिए, यहाँ तक कि बड़ी हाथी एक बड़े क्या करती है, हाथी को मार सकती है। अब मे लगा हुआ है, उस इसे हमें चेंज करना पैसिव वॉइस में। तो आप पढ़े होंगे मॉडल्स में कि कैन है तो कैन भी, मे है तो मे भी। अर्थात यहाँ हम बनाएंगे कैसे इसको, यदि आप लिखना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बिग एलिफेंट। ये हमारा अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। पैसिव वॉइस बनाते समय इसको हम क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे। तो कैसे बनेगा, ए बिग एलिफेंट मे बी किल्ड बाई इवन ए लार्ज एंट। बहुत ही आसान है। ए बिग एलिफेंट, अब देख सकते हैं कैसे मैं बना रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ए बिग एलिफेंट मे बी किल्ड, मे है तो मे भी हो जाएगा, किल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ये पैसिव वॉइस में। तो ए बिग एलिफेंट मे बी किल्ड बाई इवन ए लार्ज एंट। कुछ नहीं करना था, हमने यही बनाया। ए बिग एलिफेंट, मे का मे बी, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, इसके बाद बाई इवन लार्ज एंट। तो ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो हमने देखा कि इसमें से आप दो में से कोई बना सकते हैं, दोनों बहुत ही आसान है और आपके 2 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर 2 सेंटेंस दिया गया है, ए और बी। इनमें से आपको कोई एक करना है, ए और बी में से। कैसे हम करेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। ईच ऑफ द प्लेयर्स, आप इस बात को हमेशा नोट कर लीजिएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स कहा जा रहा है कि प्रत्येक, जब प्रत्येक आ रहा है तो ऑफ द प्लेयर, प्लेयर में से प्रत्येक तो होगा नहीं। इसका मतलब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, मतलब 10 प्लेयर 20 प्लेयर जितने भी प्लेयर हैं उनमें से प्रत्येक की बात चल रही है। तो यहाँ जो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लेयर ना होकर के क्या हो जाएगा, प्लेयर्स। ईच ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म्ड वेल इन द मैच। हर खिलाड़ी ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, समझ गए। लेकिन यहाँ ईच ऑफ द प्लेयर्स हो जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए अब हम बात करते हैं। मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। इसी पे करेक्ट करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इन रेनी सीजन मून डज नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज। समझ गए। इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन रेनी सीजन, यहाँ से हम शुरू करेंगे, इन रेनी सीजन लिखेंगे हम। यहाँ पर तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात इन रेनी सीजन कामा लगाएंगे, मून। अब देखिए, दिखाई नहीं दिया कि दिखाई नहीं दिया, यहाँ कहा जा रहा है कि मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन रेनी सीजन। अब ये जो सीजन है वो हमेशा कंटिन्यू आती है, तो यहाँ जो डिड नॉट है वो डज नॉट हो जाता है, ठीक। तो इसका बन जाएगा इन रेनी सीजन मून डज नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज। तो ये भी आप कर लेंगे आसानी से, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरह से। आइए अब हम देखते हैं। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। इस तरह का देता है कंफ्यूजिंग वर्ड, इनको हम बोलते हैं। कि इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। एडॉप्ट, एडॉप्ट, देखिए ये जो लिखा हुआ है, जो फर्स्ट वर्ड है ADAPT। ADAPT का मतलब होता है क्या है, थोड़ा सा अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। एडॉप्टेशन आप देखे होंगे, एडॉप्टेशन माने होता है अनुकूलित होना। जैसे वातावरण होता है उसके हिसाब से हम अपने को क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। अब इनको करना क्या है, एक सेंटेंस बनाना है। वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाइए जिसमें आपको दोनों में अंतर दिखाई दे सके। तो जब हमने बता दिया कि एडॉप्ट माने अनुकूलित करना या अनुकूलन होना, अनुकूल होना, तो हम कैसे अनुकूल होते हैं, जो चेंजिंग वेदर है हम अपने आप को क्या करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। या फिर मैं कह दूं वी शुड एडॉप्ट आवर सेल्फ इन चेंजिंग वेदर, या वी शुड एडॉप्ट आवर सेल्फ इन डिफरेंट सिटीज़। अगर हम दूसरे शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ के हिसाब से हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। वहाँ के इन्वायरमेंट में हम हम अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये तरह से एडॉप्टेशन है। यदि आप पहाड़ी एरिया पर जाओ तो जैसे
क्या होती है, आपकी जो ब्रीथिंग वो तेज हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम वहाँ के इन्वायरमेंट से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से अडॉप्टेशन कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ, अडॉप्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, अनुकूलित होना। तो इसको आप आराम से बना करके लिख सकते हैं, वी शुड अडॉप्ट आवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन या टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। यदि आप यहाँ से शिमला जा रहे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, हम अपने आप को क्या कर लेंगे, अडॉप्ट करते हैं वहाँ जा करके। नेक्स्ट जो सेकेंड वर्ड दिया हुआ है ADOPT, एडॉप्ट, इसका मतलब बच्चों होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। आइए, ये जो ADOPT है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, अर्थात स्वीकार करना। हम क्या स्वीकार करते हैं, जैसे होता है ना अडॉप्ट करना, किसी को गोद लेना, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि आई हैव अडॉप्टेड ए सन, मैंने एक बच्चे को गोद लिया है। तो आप यहाँ पर अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। अडॉप्ट माने होता है गोद लेना या फिर स्वीकार करना, ये भी आप समझ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट, इसका जो हमें आप इनमें से कोई एक करना है। मान के चलिए हमने क्या कर लिया, एक हमने कर लिया, लेकिन हम बी को भी जानते हैं कि कैरियर और कैरियर में क्या अंतर है। एक है CARER, कैरियर। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपना कैरियर बना रहे हैं, हमारा कैरियर अच्छा हो, ये कैरियर है। जैसे इसका हम प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी शुड वर्क हार्ड टू मेक अवर कैरियर, हमें अपने कैरियर को बनाने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करना चाहिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं कैरियर का। या फिर वी शुड केयरफुल अबाउट अवर कैरियर्स, हमें अपने कैरियर के बारे में क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। आप बना करके इस कैरियर का कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो मन में आए वो लिख सकते हैं। दूसरा वाला जो कैरियर दिया हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कैरी माने ले जाना, उससे बना हुआ है। तो वी यूज ए कैरियर, जैसे आप साइकिल होती है, साइकिल के पीछे कैरियर होता है जिसपे हम लगेज या अपना सामान बांधते हैं। तो वी यूज ए कैरियर इन अवर साइकिल टू कैरी थिंग्स, वस्तुओं को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, कैरियर का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे भी बना ले सकते हैं आसानी से। आइए अब हम अगला देखते हैं, काफ़ी समय लग गया, चलिए जल्दी समअप करते हैं, हम बहुत तेज समअप करते हैं इसको। आगे फिर एक ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ये भी 5 नंबर का है, बहुत बड़ा ट्रांसलेशन नहीं होगा, मात्र 5 नंबर के मिलेंगे, लेकिन फिर भी। किसी जापानी दार्शनिक ने कहा था, हाथों की उंगलियों के सहारे एक दिन हम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब सोचिए, जापान में रहने वाला कोई दार्शनिक था, उन्होंने ये बातें कही थी कि हाथों की उंगलियों के सहारे एक दिन हम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब इसको हम बनाएंगे, कहेंगे ए जापानीज फिलोसफर सेड with the help of fingers of hand one day we will conquer the whole world। conquer माने होता है विजय प्राप्त कर लेना। अब इसे नोट कर लीजिएगा। फिर कहा जा रहा है, जापान वासियों ने आज इस कथन को सत्य करके दिखा दिया है, अर्थात दी जापानीज हैव शोन दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू टुडे। आइए आगे हम देखते हैं, अमेरिका जैसा देश भी जापान से पिछड़ने लगा है। अब सोचिए, अमेरिका जैसा देश भी जापान से पिछड़ने लगा, अर्थात ए कंट्री लाइक अमेरिका इज आल्सो लैगिंग बिहाइंड जापान। फिर आगे देखते हैं हम, इसका कारण है जापानियों की निरंतर कार्य करती हुई उंगलियां, अर्थात हम कह सकते हैं द रीजन फॉर दिस इज द फिंगर्स ऑफ जापानीज वर्किंग कंटिन्यूअसली, मतलब वो उनकी उंगलियां निरंतर कार्य कर रही हैं, इसी कारण से वो क्या किए हैं कि अमेरिकी लोगों को भी पीछे कर दिए हैं। आइए अगला हम देखते हैं, उनकी उंगलियों में छिपा है सफलता पाने का मूल मंत्र। मूल मंत्र क्या है, लगातार परिश्रम। अर्थात इसको हम देखें कि मूल मंत्र क्या है। आइए, द बेसिक मंत्र टू अचीव सक्सेस, जो मूल मंत्र है, आधारभूत मंत्र है सफलता प्राप्त करना, वो क्या है, इज हिडन इन देयर फिंगर। सोचिए, उनकी उंगलियों में क्या है, वो छिपा हुआ है, वो क्या है,
कंटिन्यूअस सक्सेस। आइए अब हम देखते हैं, परिश्रम के बल पर ही व्यक्ति हर इच्छित वस्तु को पा सकता है। अर्थात परिश्रम करने पर हर वो वस्तु जो आपकी डिजायरस है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड वर्क, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड वर्क ए पर्सन कैन गेट एवरीथिंग। एक व्यक्ति हर सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आइए, परिश्रम के बल पर ही व्यक्ति विकास की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। अर्थात अब इसको समझिएगा, ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड वर्क कैन ए पर्सन रीच द हाइट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये आप अगर लिख लेते हैं इस तरह से तो आपके 5 नंबर पूरे हैं, इसमें कोई नंबर कटने वाला नहीं है। थोड़ी त्रुटि भी होती है तभी नंबर आपके बहुत नहीं कटते इसमें ट्रांसलेशन में, क्योंकि 5 नंबर का है तो आप 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है 5 में 5 भी मिल जाएं। अब हम देखते हैं सेक्शन डी। तो बच्चों आपको बता दें जो सेक्शन डी है वो 40 मार्क हैं जो लिटरेचर से लिया गया है। अर्थात ये अंक आपको प्राप्त करने हैं आपको बुक पढ़ के। बुक में जो क्वेश्चन आंसर है इसे आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं। आप देख सकते हैं कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ए का अथवा दिया हुआ है, बी का भी अथवा दिया हुआ है। आप इनमें से कोई ए करेंगे, ए वाले में अथवा वाला भी कर सकते हैं चाहे ऊपर वाला, उसी तरह बी में भी कोई इनमें से एक कर सकते हैं। उसी तरह 7वां क्वेश्चन, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन 7 नंबर का है दोस्तों। इसमें से आपको कोई एक करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट अम्बर्टो इकोस स्कॉलर्स एंड राइटर ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मिस्टर हेमल वाला, आप पढ़े होंगे। आवर नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर proud of it. How does the presence of village elders in the classroom and M. Hamels last lesson show their love for French। आप पढ़े होंगे कि जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, वहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है कि रीड वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। एक स्टेंजा दिया गया, इसमें से आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ करके इसी में से आपको क्या करना है, प्रश्न को उत्तर देने हैं, जिसमें से आपको दिया गया है यहाँ पर पैसा पढ़िए, इसके बाद पैसे पढ़ने के बाद आप इसमें से उत्तर दे दीजिए, इसी में से आपको ढूंढना है। ठीक, आइए चलिए। जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड द टाइगर्स, यहाँ पर व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, समय काफ़ी तेज हो गया है, हम इसको फिनिश करेंगे जल्दी से, क्योंकि एक तरह से मॉडल है, बाकी तैयारी आपको करनी है अपने हिसाब से। आइए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं 8 वाले ये पोइट्री से संबंधित है, और क्वेश्चन 9 जो है वो सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको। इसमें से जो 3 सेंट्रल आइडिया है, मेरा मानना है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एन एलिमेंट्री इन द स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। बाकी माई मदर एट 66 आप पढ़े होंगे, अपनी माँ को विदा करते समय क्या भावनाएं चल रही थी, या फिर कीपिंग क्वाइट। ये सारे क्वेश्चन सारे जो है सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सी वाला ऑप्शन हमको लग रहा है कि जो सी है, एन एलिमेंट्री इन ए स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं 10वां क्या कर रहा है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ भी क्वेश्चन दिया गया है, 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेंगे। इनमें से ए
ए में से, मतलब ऐसा नहीं कि ए वाला और बी वाला में सारों में से सब में से मिलाकर के हमको 2 करने हैं। ए वाले में ए करिए या उसका अथवा करिए, बी वाले में बी करिए फिर या उसका अथवा करिए, ऐसे करना है। तो कोई 2 कर लेना है आपको। इसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट टू आवर इकोसिस्टम। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। उनका हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में लिखना है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप मॉडल पेपर्स समझ गए होंगे। इस तरह के मॉडल पेपर्स हैं। इसको थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं ऐसे एक बार वंस रिवीजन। इसमें 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन ABCD, जिसमें से सबसे कम मेहनत करके और सबसे अधिक नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं सेक्शन B और C से। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट हमारा सेक्शन B और C का, ये बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही आसानी से किया भी जा सकता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप अभी भी सोए हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो अभी भी आप जग जाइए, क्योंकि आपका रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है यदि आप नहीं मेहनत करते हैं तो। क्योंकि अगर आप और विषय में अच्छे हैं, अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, तो पूरा परसेंटेज आपको प्रभावित होगा। इसलिए आशा करते हैं कि आप मन लगा करके पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और अगर कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारने का प्रयास अवश्य करिए। हमें थोड़ा अफसोस है कि कम समय है, इतना लंबा हम 2-3 घंटे का पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। क्योंकि यदि आप अभी भी लापरवाही कर रहे हैं तो जग जाइए और मेहनत करिए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।